हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हिंदी विषय का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को मैं पूरी तरह से सॉल्व कराऊंगा। जो OMR वाले प्रश्न हैं उनको OMR सीट में कैसे फिल करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है, क्योंकि 16 फरवरी को, जी हां 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम है आप सभी का। इसलिए मैं आप सभी को हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा, और आप सभी के लिए कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं। आप सभी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखिए, क्योंकि सभी मॉडल पेपर में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो यहां पर आप देख पाएंगे पेपर में आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय। पेपर होगा 70 अंकों का, और यहां पर कुछ निर्देश भी दिए हैं, जैसे कि पहला है 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित, खंड आ में और खंड बा में। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो भी सही है, जो विकल्प सही है, उसी के अनुसार आपको OMR सीट में गोले को काला करना है। या आप नीले पेन से OMR सीट भरें अथवा आप भर सकते हैं काले पेन से। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप हो सके तो काले पेन से ही OMR सीट भरिएगा, जेल पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 20 प्रश्न आएंगे खंड आ में और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 20 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटे का समय मिलेगा, और खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय मिलेगा प्रत्येक विषय में। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं। तो खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 नंबर के प्रश्न हैं, यानी पूर्णांक क्या है 20 अंकों का है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला है विकल्प भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर दूसरा वाला सही है। तो यहां पर ए यानी पहला, और बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा विकल्प, इस तरह से हो जाएगा। तो OMR सीट में आपको बी वाला ऑप्शन काला करना है। ब्लैक पेन से आप गोला काला करेंगे, किसी अन्य कलर के पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर दूसरा वाला क्या है, पहले प्रश्न, यहां पर निर्देश भी लिखा है OMR सीट में कि सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। तो यहां पर पहले प्रश्न का सही है विकल्प दूसरा, तो बी वाले गोले को मैं यहां पर काला कर दूंगा क्योंकि दूसरा सही है। अगला प्रश्न है यहां पर चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर विकल्प है निबंध, कविता, नाटक और कहानी। तो चिंतामणि निबंध है, और जो कि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित। तो चिंतामणि निबंध है, पहला विकल्प सही है। तो दूसरे का पहला यानी ए वाला गोला काला किया जाएगा। इसके बाद यहां पर है अगला प्रश्न संख्या 3, गबन किसकी रचना है। तो यहां पर विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और हरि कृष्ण प्रेमी। तो गबन है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना, और यह मुंशी प्रेमचंद जी
की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। आप सभी इन प्रश्नों का कमेंट भी करते रहिएगा, आंसर कमेंट करते रहिएगा। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। तीसरे का ए वाला सही है, इसलिए ए वाले गोले को मैंने काला किया है। जो भी सही होगा विकल्प, उसी के आधार पर, उसी के अनुसार आपको गोला काला करना होगा। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 4 है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? यहां पर विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प है 1919 से 1938 ईस्वी तक। यहां पर दूसरा सही है, तो चौथे का दूसरा यानी यहां पर बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा इस मॉडल पेपर के अनुसार। यहां पर प्रश्न संख्या 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार यानी भेंटवार्ता या फिर रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और यह रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। यहां पर हो जाएगा पांचवे का बी वाला ऑप्शन सही, यानी बी वाला गोला काला किया जाएगा। यहां पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला विकल्प है द्विवेदी युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है प्रगतिवादी युग और चौथा है छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। छठे का ए वाला ऑप्शन सही है, यानी ए वाले गोले को काला कर दिया जाएगा अच्छे से। यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुबाला, मधु कलश ये किसकी रचनाएं हैं? ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो सातवें का सी वाला सही है, यानी यहां पर तीसरा विकल्प कौन सा है? सी वाला। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8, भारत भारती किसकी रचना है? यहां पर सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, यानी 8 का बी वाला सही है। तो बी वाले गोले को काला कर दिया है मैंने। अगला प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? यहां पर विकल्प दिए गए हैं, सन 1843 से अब तक, यही सही विकल्प है। दूसरा है 1643 ईस्वी से 1800 तक, तीसरा है 1918 से 1936 तक और चौथा है 1936 से 1943 तक। राइट आंसर है आधुनिक काल का समय कब से कब तक है, पहला ही विकल्प सही है 1843 से अब तक। यहां पर 9 का पहला यानी ए वाला गोला काला किया जाएगा। इसके बाद है यहां पर प्रश्न संख्या 10, प्रश्न कह रहा है क्या कि मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम रीतिकाल के कवि हैं। मतिराम की रचनाएं हैं ललित ललाम और मतिराम सतसई। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मतिराम चौथा, यहां पर 10 का चौथा डी वाला ऑप्शन काला किया जाएगा। और इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि हास्य रस, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क्या शोक है, रति है, हास है या निर्वेद? तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। 11 का कौन सा सही है? 11 का सही है सी वाला ऑप्शन, यानी सी वाला गोला काला किया जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। यहां पर उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला है विकल्प उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा है श्लेष अलंकार। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार है?
है उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पर 12 का कौन सा सही है? 12 का यहां पर दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न आप सभी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो यहां पर राइट आंसर है तीसरा विकल्प, 4 चरण होते हैं। 13 का सी वाला गोला काला किया जाएगा क्योंकि सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर है दीर्घ आ का प्रयोग। तो आप सभी यहां पर 14 का भी आप ध्यान दीजिएगा, 14 का डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, 15 का ए वाला यहां पर गोला काला किया जाएगा क्योंकि प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के और विकल्प सही है ए वाला। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? तो यहां पर है बहुब्रीहि समास, यानी 16 का सी वाला सही हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 16 यहां से है, 16 का सी वाला गोला काला कर दिया है मैंने क्योंकि सी वाला इस मॉडल पेपर में सही है। अगला प्रश्न संख्या 17 है, आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। तो 17 का ए वाला गोला काला किया जाएगा क्योंकि पहला विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, यड़ संधि का सूत्र क्या है? तो यहां पर राइट आंसर है इको यड़च, यहां पर राइट आंसर है तीसरा विकल्प सही है। तो 18 का सी वाला गोला काला कर दिया है मैंने क्योंकि सही है तीसरा वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? राइट आंसर है खष्टी विभक्ति एक वचन है यहां पर। तो यहां पर 19 का ए वाला यहां पर काला किया जाएगा गोला क्योंकि पहला विकल्प सही है। अगला है प्रश्न संख्या 20, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन, यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। तो यहां पर 20 का बी वाला ऑप्शन काला कर दिया जाएगा क्योंकि दूसरा वाला विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जिसके लिए आपको मिलेंगे 50 अंक, यानी 50 नंबर के बहुविकल्पी नहीं होंगे, 20 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे और 50 नंबर के आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कैसे लिखना है यहां पर आप सभी देखोगे किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है। यहां पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ चाहता है या साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस भी गद्यांश में मित्र या मित्रता शब्द लिखा होगा वह होगा मित्रता नामक पाठ से, और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहां पर उत्तर कैसे लिखेंगे आप? तो सबसे पहले आपको गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिख लेना है। खंड बा आपको हेडिंग डाल देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरीके से हेडिंग आपको डाल देना है। और यहां पर यदि कोई, और लास्ट में देखता था। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गद्यांश के संकेत के रूप में गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को लिख देना है। फिर संदर्भ कैसे आपको लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, आप हिंदी काले पेन से लिखेंगे, गद्य खंड भी आपको काले पेन से लिखना है, में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है बोर्ड परीक्षा में, जिसके
लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक का नाम भी आपको काले ही पेन से लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो यह है गद्यांश का रेखांकित अंश और इसी की व्याख्या करनी है। क्या हो जाएगी? इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। गद्यांश का अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो सिंपल सा उत्तर है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्त व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी गद्यांश है और यह गद्यांश है किस पाठ से? तो मैं आपको बता दूं कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा। और यहां पर यह जो गद्यांश है ममता शीर्षक पाठ से है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पद्यांश क्या है? चरण कमल वंदो हरिराई, यहां पर है जाकी कृपा पंगु गिर लाए हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इस पद्यांश का आपको पहले में क्या करना है? पहले प्रश्न के उत्तर में संदर्भ लिखना है। तो आपको करना क्या होगा? इसके शुरुआती और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिखना होगा। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद संकेत के रूप में मैंने क्या लिखा है? पद्यांश के शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को आपको भी ऐसे ही लिखना है जिस भी पद्यांश का आप संदर्भ लिखोगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से, के काव्यखंड भी आपको काले पेन से, में संकलित पद पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना होगा। और लेखक यानी यहां पर लेखक नहीं लिखा जाएगा, रचयिता लिखा जाएगा। तो रचयिता का नाम भी आपको काले ही पेन से लिखना होगा, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। इसके बाद है यहां पर प्रश्न संख्या अगला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है इसी की व्याख्या करनी है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और आप इस साइड में भी नंबर डाल सकते हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है, यदि श्री कृष्ण भगवान के चरणों की कृपा हो जाए तो। और इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। बिल्कुल आसान सा उत्तर हो गया। अथवा में भी यहां पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश है। तो मैंने आपको बताया कि आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे नंबर 6। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला है गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यहां पर जो यह गद्यांश है इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे उसके शुरुआती और अंतिम के शब्दों को
कुछ इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 3 मैंने डाल दिया और यहां पर भी मैंने इस साइड में भी 3 डाला है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से डालना है। संकेत के रूप में आपको गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को लिख देना है काले पेन से। फिर हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा। के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा। के वाराणसी पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। फिर यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इसके बाद है यहां पर इत एव संस्कृत वांग्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासतः, अर्थात यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। कहां से, वाराणसी से। अगला है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गद्यांश में मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। इसका होगा हिंदी अनुवाद कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और आगे लिखा है कि सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादाः पारसी भाषायाम कारितः। तो क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इसके बाद यहां पर अथवा में जो गद्यांश है यह किस पाठ से है, तो यह लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। तो यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे यहां से 5 नंबर। तो पहला है यहां पर पद्यांश मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति। और दूसरा है अथवा में यहां पर आप ध्यान दीजिएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत्। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा, क्योंकि मैंने यहां पर अथवा वाले का आंसर बताने का प्रयास किया है। आप यदि 4 वाले का आंसर बताएं तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 ही डालेंगे। तो यहां पर संकेत के रूप में मैंने पद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को लिख दिया है काले पेन से। और इसके बाद आप देखेंगे संदर्भ हेडिंग डाली है। संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा। के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना है। के अंतर्गत भारतीय संस्कृति पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। इसके बाद हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डालना है। हिंदी अनुवाद क्या होगा, सब सुखी हों सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सब सुखी हों और सब रोग रहित हों, सब कल्याण देखें, यानी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत्। सब क्या देखें, सब कल्याण देखें और कोई भी दुखी ना हो। तो बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का आंसर आपको देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से यहां प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहां पर देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य से प्रश्न है। आपको अपने खंड काव्य के आधार पर, यानी जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी के अनुसार आपको आंसर देना होगा। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 6 का कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। और मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बिल्कुल आसान, लिखने का तरीका भी प्रश्नोत्तर संख्या 6 का मैंने यहां पर डाल दिया है। जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिखेंगे उसका नाम यहां पर काले पेन से आपको लिखना होगा। जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना होगा और यहां पर भी आप डाल सकते हैं 6 का। तो जयशंकर प्रसाद
प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। आपको जन्म की तारीख यानी सन आपको काले पेन से लिखना होगा। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू जो कि सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया और इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। यक्ष्मा के कारण यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को ही हो गया। जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में और मृत्यु कब हो गई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। तो इसे भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? आपको किसी एक रचना के बारे में लिखना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको किसी एक रचना का नाम उत्तर के रूप में लिख देना होगा। इसके बाद 6 खा प्रश्न है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक यानी उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। आप इस जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लेना। 5 नंबर यहां से भी आपको मिलेंगे। इस तरह से मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा और 6 खा का पहला ही है तो पहला नंबर यहां पर डाला है। यहां भी मैंने इसी तरह से लिखा है 6 खा और हेडिंग डाली है गोस्वामी तुलसीदास। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जन्म स्थान और जन्म का सन काले पेन से लिखा है। कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले के शोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारड़ीय ब्राह्मण थे। कौन? तुलसीदास जी सरयू पारीड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था? हुलसी था। भुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि का ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह यानी तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ? दीन बंधु पाठक की कन्या जिसका नाम था रत्नावली उन्हीं के साथ हो गया। वह पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। तो आप सभी इस तरीके से ही लिखिएगा। तुलसीदास जी का जीवन परिचय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका तथा दोहावली। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहां पर आप सभी ध्यान देंगे कि जो पेपर में यहां पर जैसे ये 2 श्लोक आ गए हैं प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत, तो आपको इसमें से कोई भी श्लोक नहीं लिखना है। इसके अतिरिक्त आपको लिखना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 7 और यहां पर यह श्लोक नहीं आया है इस पेपर में तो मैंने लिख दिया है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही
की वीरता। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, पुरु राजा कहा आसीत और चंद्रशेखर कहा आसीत, ये दोनों प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनका ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 इस तरीके से डालने के बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 8 का दूसरा, पुरु राजा एका भारत वीरा आसीत, और तीसरा है चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ तथा हानि, नारी सशक्तिकरण। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको 9 नंबर यहां से मिलेंगे। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल दोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 1 का पहला, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, इस तरीके से हेडिंग। फिर आपकी हेडिंग रहेगी रूपरेखा, और रूपरेखा के अंतर्गत 5 या 6 हेडिंग जरूर रहेंगी, जिन्हें आपको विस्तार से लिखना है। तो आप सभी के लिए मैंने हिंदी का यह जो मॉडल पेपर था यूपी बोर्ड के द्वारा जारी, इसका फुल सॉल्यूशन करा दिया है, और आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है वो भी बता दिया है। वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।